जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए सामान्य विज्ञान का हम लोग प्रश्न को डिस्कशन करते हैं। RH फैक्टर संबंधित है तो रक्त से, RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता, जो RH फैक्टर जो रक्त से संबंधित है उसका खोज किसने किया? तो लैंडस्टीनर ने। किसने? लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। किसने? लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से। तो रक्तचाप नियंत्रित किससे होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क यानी किडनी। रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क यानी किडनी बोल सकते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, जो रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाता है? डायलिसिस। जो किसी को अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम है तो डायलिसिस विधि द्वारा, उसको कृत्रिम विधि द्वारा क्या होता है उसका बोलता है ना लोग कि डॉक्टर के पास डायलिसिस करवा रहे हैं। तो डायलिसिस क्या है कि रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। और रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करता है, लेकिन वो प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। तो कभी किसी का किडनी फेल हो जाए तो कृत्रिम विधि द्वारा डायलिसिस किया जाता है, यानी रक्त को साफ किया जाता है। तो रक्त को साफ करना मतलब डायलिसिस करवाना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किडनी का भार होता है तो कितना होता है? 150 ग्राम। कितना होता है? 150 ग्राम। कितना होता है? 150 ग्राम। किडनी का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी होती है, मतलब क्या चीज़ की बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव के जो किडनी है उसमें जो पथरी किसी किसी का बन जाता है, पथरी हो जाता है, तो किसका बना होता है पथरी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त दाब मापने वाले यंत्र, किसका रक्त दाब, प्रेशर हाई हो जाता है रक्त का, कभी लो हो जाता है, तो रक्त दाब को जो मापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो एस्फिग्नोमैग्नोमीटर। क्या बोलते हैं? एस्फिग्नोमैग्नोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? शिरा। शरीर से अगर हृदय की ओर रक्त को ले जा रहा है तो क्या कहलाएगा? शिरा। शरीर से हृदय की ओर ले जाएगा तो शिरा, और हृदय से शरीर की ओर लाएगा तो धमनी। हृदय से शरीर की ओर नहीं, हृदय से शरीर की ओर की बात करें तो धमनी, शरीर से हृदय की ओर तो शिरा। ठीक है। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो पेसमेकर। हृदय के धड़कन का नियंत्रक कौन है? तो पेसमेकर। जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। क्या है? कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो रक्त द्वारा। ठीक है। शरीर में अगर ऑक्सीजन का परिवहन होगा, मतलब एक जगह दूसरे जगह जाएगा तो किसके द्वारा जाएगा? रक्त के द्वारा जाएगा। पीत होते हैं तो पीत जो होते हैं पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीले हरे रंग का क्या है? क्षारीय द्रव। पीत क्या है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। अगला प्रश्न है पीत का पीएच मान होता है तो क्षारीय है तो 7 से ऊपर होगा। इसका पीएच मान याद रखिए 7.7 है। कितना है? 7.7। किसका पीएच मान? तो पीत का। किसका? पीत का। कितना है? 7.7। और रक्त का पीएच मान बोले तो 7.4, और पीत का बोले तो 7.7। चलिए पीत स्रावित होता है तो यकृत द्वारा। पित्त जो स्रावित होता है किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत में भविष्य के लिए जो भंडारित रहता है तो क्या चीज रहता है भंडारित? विटामिन ए। क्या बोले? यकृत यानी लीवर में जो भविष्य के लिए जो भंडारित रहता है तो क्या चीज भंडारित रहता है? विटामिन ए भंडारित रहता है। पित्त जमा होता है किसमें?
पित्त जमा होगा पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होगा? पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होगा? पित्ताशय में। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए क्या भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। भविष्य के लिए क्या भंडारित रहता है? विटामिन ए। कहाँ रहता है? तो यकृत में भंडारित रहता है। पित्त कैसा होता है? पीले हरे रंग की क्षारीय द्रव। कैसा रहेगा? पीले हरे रंग की क्षारीय द्रव। पित्त का पीएच मान 7.7। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होते हैं किसको काटने से? कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया जो रोग होते हैं किसके काटने से? कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा? तो विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। यह विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग कौन है? हाइड्रोफोबिया का। किसको काटने से होता है? तो कुत्ता को काटने से होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने। किसने? इवानोव्स्की ने। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी। क्या कहलाएगा? रानीखेत बीमारी फैलती है। रानीखेत बीमारी फैलती है किसके द्वारा? था वायरस के द्वारा। रानीखेत जो बीमारी होती है किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग। जंतु में जो फुट एंड माउथ रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। जंतुओं में जो होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। कवक जो कवक होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कवक का अध्ययन शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। जो पादप में जो होता है क्या बोले? शैवालों की जो कोशिका भित्ति पादप में होता है। तो शैवाल का जो कोशिका भित्ति बनी होती है किसका बनी होती है? सेलुलोज। किसका बना होता है? सेलुलोज का। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। इसका खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। ध्वनि का जो चाल होगा, स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगा? इसकी चर्चा है। तो इसको किस में होता है? ठोस में। ठोस में क्या होते हैं? ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होगा? ठोस में। और ध्वनि गति धीमी किसमें होती है? तो हवा में। हवा में क्या होता है? अगर बोलते हैं कोई बात को तो नहीं पहुंच पाता है। तो हवा में क्या होता है? ध्वनि की चाल धीमी होती है। और ठोस में क्या होता है? अधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होगा? ठोस में। सर्वाधिक किसमें होगा? और सबसे कम किसमें होगा? हवा में। हवा में क्या होगा? कम होगा और ठोस में ज्यादा होगा। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। कितना चाल होता है? 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल क्या होता है? बढ़ता है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु क्या है? वायु जो है गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है गैसों में गैसों का विलयन। क्योंकि वायु में देखिए तो बहुत सारे गैस मिश्रण होता है। तो वायु किसका उदाहरण है? तो गैस में विलयन। गैस में किसका विलयन? गैसों का विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में अगर ध्वनि का वेग देखें तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड मतलब 332 मीटर एक सेकेंड में जाएगा। ठीक है, दूरी उसका। ध्वनि की तीव्रता की इकाई। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है? डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है? डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या होती है? डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का अगर वाष्प घनत्व की बात करें तो 14.4। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है
तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। कितना? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर कितना होगा? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर मीटर में बात करें तो कितना होगा? 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। मीटर करेंगे तो 10 के पावर 15 हो जाएगा, अगर किलोमीटर करेंगे तो 10 के पावर 12 होगा, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 3 घट जाएगा ना, मीटर में आएगा, किलोमीटर में लाएंगे तो। दूरी मापने वाली सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक। दूरी मापने वाली सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़का जो है दूरी मापने के लिए तो कौन सा होगा? पारसेक, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। क्या है? पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। जड़ जो होता है, जड़ों का रूपांतरण नहीं होता है, मूली और गाजर वो जड़ ही रहता है लेकिन रूपांतरित हो जाते हैं। तने के रूपांतरण है, तना से क्या बनता है? आलू और प्याज। तने के रूपांतरण से क्या बनते हैं? आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पे? तो मस्तिष्क में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्धनता का वर्णन किसने किया था? हेर्नर ने। किसने किया था? हेर्नर ने। ठीक है, एक वर्णांध्र व्यक्ति को पहचान करने की क्षमता नहीं होती है तो हरा एवं लाल रंग की, ठीक है, हरा और लाल रंग नहीं पहचान पाएगा, जो इसको वर्णांधता की बीमारी है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको शॉर्ट में हम बोलेंगे HCl। जठर रस में क्या पाया जाता है? HCl चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद कौन होते हैं? तो कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कौन कौन? कवक और शैवाल। कवक और शैवाल। शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है तो छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन की बात करें कहाँ होगा? छोटी आंत। मनुष्य में पाचन आरंभ यानी प्रारंभ होता है तो मुख से। अगर हम खाना खाएं तो मुख से ही क्या होता है? पचना स्टार्ट, खाना का पाचन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से। मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन। क्या, कौन सा एंजाइम? टाइलिन। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो अंगुली में। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक हड्डियां किस अंग में पाई जाती है? तो अंगुली में। ठीक है, भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम। भोजन पचाने में कौन सहायक होता है? एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो अमीनो अम्ल में। ठीक है, किस में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो माल्टोज बनता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? माल्टोज। ठीक है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से। शरीर में जो उत्तक का निर्माण होगा किससे होगा? प्रोटीन से। और उत्तक बना होता है बहुत सारे कोशिकाओं के मिलके। बहुत सारी कोशिकाएं मिलके क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं। और उस उत्तक जो होते हैं किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन का। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन में। ठीक है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है तो कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है,
हड्डियों और दांत के लिए कौन सा आवश्यक दो तत्व है? तो कैल्शियम व फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड जो 1984 में हुआ था, वो किस गैस के हिसाब से हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। कब हुआ था? तो 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं किसको? तो कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। किसको बोलते हैं? कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रिनल को, ठीक है। किसको बोलते हैं? एड्रिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रिनल को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो पत्ती, ठीक है। कौन कौन होगा? पत्ती होगा, ठीक है। पत्ता उसका। पत्तियों की रंग का हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। और पत्तियों का रंग हरा किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? तो मैग्नीशियम। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है? मैग्नीशियम। कौन सी धातु मुख्य है? धातु मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित किसके द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश जब अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो इससे क्या होता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित रहता है ना, संतुलित बनाया रहता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, यानी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हाँ, या प्रकाश संश्लेषण बोल सकते हैं। जो पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। क्योंकि ये संभव कब है? जब दिन होगा तब। रात के समय सूर्य का प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण भोजन नहीं बना सकता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है किस रंग में? तो लाल रंग के प्रकाश में, ठीक है। किस रंग के प्रकाश में? लाल रंग के। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है किससे? जल से। जब H2O टूटता है तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है। तो जब टूटता है तो ऑक्सीजन निकलता है उपचयन के फलस्वरूप। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है किसका? तना का, ठीक है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है किसका? तना का, ठीक है। तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम। कौन सा भी जीवाणु है? राइजोबियम। पौधे को नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण किसके रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचलन होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचलन होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है किसके द्वारा? तो फ्लोएम द्वारा। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचलन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में जो पहुंचता है किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है क्या कहलाती है? ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वो क्या कहलाती है? तो ऑक्जेनोमीटर। क्या कहलाता है? ऑक्जेनोमीटर। क्या कहलाता है? आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने। किसने किया था? लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने। कब किया था? 1949 में। कब किया था? 1949 में। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने। किसने किया था? कब किया था? 1949
1949 में। कब किया था? 1949 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाती है? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसमें? तो किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा। डीएनए की खोज किया था तो वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए क्या बोलते हैं? डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और क्रियात्मक खंड को कहते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं? जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं? जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स को क्या है? डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था किसने? हरगोविंद खुराना ने। किसने किया था? किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है एक्स वाई तथा एक्स एक्स, यानी पुरुष में एक्स वाई जीन घटक होंगे और स्त्री में डबल एक्स होगी। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पता है 22+QY। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो पिता गुणसूत्र XY द्वारा। क्योंकि जब भी कोई बच्चा का लिंग निर्धारण किया जाएगा तो किस पर निर्भर करता है? तो पिता गुणसूत्र पर निर्भर करता है। पैतृकर्ता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। ठीक है, डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। डीएनए बोल रहे। मधुमेह रोग होता है किसी कमी से? इंसुलिन की कमी से। डीएनए रोग होता है किसी कमी से? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की थी किसने को खोज की थी? तो बैटिंग एवं वेस्ट ने। किसने किया था? बैटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ पे? अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? एंजाइम। दूध में नहीं पाए जाने वाली विटामिन है तो सी। दूध में नहीं पाए जाने वाली विटामिन कौन है? सी। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है किस रोग का? मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग होगा तो प्लीहा। मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। इसको तिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या? विटामिन सी। मूत्र क्या होता है? अम्लीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 6 के आसपास होता है। कितना होता है? 6 के आसपास। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का जो रंग पीला होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। मेढक में हृदय होते हैं कितने भाग में? 3 भाग में। मेढक में हृदय होते हैं कितने भाग में? 3 भाग में। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ में होते हैं? 4। मनुष्य के हृदय कितने प्रकोष्ठ में होते हैं? 4। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर की भार का होता है 10%।
मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार कितना प्रतिशत होगा? 10%। अगर शरीर का वजन होगा 80 kg तो जल होगा कितना kg? 8 kg। मनुष्य का वजन होगा 100 kg, जल कितना होगा? 10 kg। क्योंकि मनुष्य के शरीर का 10% भाग क्या होता है? जल होता है। शरीर में प्रचुर पाए जाने वाले तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मनुष्य के शरीर में जल का होता है प्रतिशत कितना प्रतिशत? 80। हाँ। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट। कितना? 98 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। या सेल्सियस बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन बोले तो 310 केल्विन। कितना? 310 केल्विन। कितना केल्विन? 310 केल्विन। कितना केल्विन? 310 केल्विन। कितना डिग्री सेल्सियस? कितना डिग्री सेल्सियस? तो 37 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 31। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। किस गुणसूत्र का निर्माण किसमें होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है कितना? तो 46। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है कितना? 46। कितनी जोड़ी बोलेगा? 23 जोड़ी। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो कोशिका, सेल। जीवन में सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है क्या? न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। यानी कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है? समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है कि आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है? तो मध्य फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। फूलगोभी का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पकर्म। ठीक है, फूलगोभी को खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पकर्म। हल्दी में पीला रंग किस कारण होता है? कुरकुमीन के कारण। हल्दी में पीला रंग किसके कारण? कुरकुमीन के कारण। टमाटर में लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन है? तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि है टेप वर्म।
सबसे लंबा कृमि कौन है? टेप वर्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य क्या है? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य क्या है? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। ठीक है, किस बल के सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्री बल के। दूध से क्रीम निकालने का घनत्व क्या होता है? दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है घटता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।